हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। ये सेशन आप लोगों के लिए स्पेशली रखा हुआ है जो सुन के आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि यार ये तो मेरी कहानी है। मतलब जो नॉर्मली बच्चों के साथ होता है, जो बच्चे फेस करते हैं, मल्टीपल टाइम फेलियर फेस करते हैं, जिससे वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई इससे नहीं होगा, छोड़ दे, तू कुछ और कर ले, कैसे सिलेक्शन ले, क्या करे। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक जो है स्टूडेंट अवेलेबल है जिन्होंने तैयारी करी, मल्टीपल फेलियर्स फेस किए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सपना नहीं छोड़ा, अपना गोल नहीं छोड़ा। लोग बोलते रहे कि यार तेरे से नहीं होगा, तू छोड़ दे, लेकिन उन्होंने अपना गोल नहीं छोड़ा। उनका गोल फिक्स था कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, उनको मेरे से बहुत उम्मीदें हैं, मुझे उनकी उम्मीदें पूरी करनी है। तो उनका नाम है माया राजपूत, जो कि सेलेक्टेड है हरियाणा CHO में। कई सारे एग्जाम्स दिए हैं इन्होंने, नोटसेट के एग्जाम्स भी दिए हैं, CHO के भी दिए हैं, SDPGI भी दिया, GMCH, बहुत सारे एग्जाम्स इन्होंने दिए हैं। इन्होंने जॉब के साथ भी तैयारी करी, बिना जॉब के साथ भी तैयारी करी। तो आज हम बात करेंगे इनकी जर्नी के बारे में कि किस तरीके से इन्होंने तैयारी करी, जॉब के साथ कैसे करी, बिना जॉब के साथ कैसे करी, नर्सिंग का फील्ड इन्होंने क्यों चूज़ किया था, फिर उसके बाद जब इन्होंने तैयारी करी तो कितनी कंसिस्टेंसी रखी, कितने घंटे पढ़ाई करी, फैमिली इनकी कैसी थी, मतलब वो सपोर्ट करती थी इनको, नहीं करती थी। तो पूरी डिटेल में आज हम बात करेंगे। कितनी बार इन्होंने फेलियर फेस किया, कैसे वो डीमोटिवेट होकर दोबारा उठे, मतलब वो ये ना गिरे पड़े उठे, नहीं करना है करना है करना है। एक वो जो जिद थी ना इनके अंदर करने की, नहीं मुझे करना है, वो जिद इनके अंदर और आप सबके अंदर रहनी चाहिए ताकि जो आप अचीव करना चाहें वो आप अचीव कर सके। तो चलिए मिलते हैं माया मैम से, माया राजपूत जो कि सिलेक्टेड है हरियाणा CHO में। हेलो मैम, सबसे पहले तो आप ये बताइए आप कैसे हैं? मैम मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बस बढ़िया। तो मैम ये जो सेशन जो है ये हमने स्पेशली अपने एस्पिरेंट्स के लिए रखा हुआ है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जैसे ये जो टाइम होता है जिस टाइम बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड होते हैं, उनको एक गाइडेंस चाहिए कि भाई हम किस तरीके से तैयारी करें जो हमारी रैंक आ जाए। मतलब मल्टीपल टाइम फेलियर जब वो फेस करते हैं उसके बाद वो इतने डीमोटिवेट हो जाते हैं कि वो अपना एम तक छोड़ देते हैं कि ये नहीं मेरे से तो होगा ही नहीं। तो हम चाह रहे हैं कि आप हमारे बच्चों को गाइड करें, आप अपनी रियल जर्नी बताइए कि आपने कहाँ से शुरू किया, आपने नर्सिंग करी, जो भी हम जैसे स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। तो एक रियल जर्नी जो है वो बच्चों के साथ हम शेयर करें ताकि बच्चे आपसे को रिलेट कर पाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ सेम वही चीज़ें होती हैं। बच्चे पेपर दे रहे हैं, बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो हम अपने एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करना चाहते हैं, उन्हें ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से आप सिलेक्शन लें, कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको स्पेशली फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैम सबसे पहले आप ये बताइए आपने नर्सिंग का ही फील्ड क्यों चूज़ किया? एक्चुअली मैम मेरे को नर्सिंग फील्ड में ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, और दूसरा ये है कि ये प्रोफेशन है हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है। सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ एक एज अ नर्सिंग ऑफिसर बन के रह जाते हैं, हमें आगे भी बढ़ने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। दूसरा ये है कि इसमें भर भर के वैकेंसीज आती हैं कि भाई ये हमें देखो, मैं मानती हूँ कि आज की नर्सिंग प्रोफेशन कोई आसान प्रोफेशन नहीं है, इसमें भी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बट वही बात है, जो कॉम्पिटिशन अगर बढ़ रहा है तो इट मीन्स कुछ ना कुछ इसमें अच्छा है कि भाई हमें बहुत सारी इतनी सारी गवर्नमेंट इतनी भर भर के वैकेंसी देती है कि भाई अगर किसी का एक में सिलेक्शन नहीं होता तो दूसरे में हो जाता है। बिल्कुल, ये बात तो मैम ने बिल्कुल सही कही। तो जैसा कि आप लोग ये जानते ही है कितनी वैकेंसीज निकलती है। पहले तो नॉर्सेट साल में 2 बार वैकेंसी निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद DSSS की वैकेंसी, ESI की वैकेंसी, SGPGI, GMCH, कितनी सारी वैकेंसीज निकलती है। इस चीज़ से तो भाई हम बिल्कुल वाकिफ़ हैं। बस अब बात है तैयारी की कि तैयारी कैसे करें। तो मैम आप ये बताइए आपने BSc कहाँ से करी? मैम एक्चुअली मैंने ना BSc मैंने की है, सोनीपत का ही एक कॉलेज है, हैप्पी चाइल्ड कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वहीं से मैंने अपने BSc कंप्लीट की है। तो मतलब आप कैसे स्टूडेंट्स हुआ करते, मतलब आप ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हुआ करते थे, और प्लस जो है आप अप डाउन करते थे या आप हॉस्टल में रहते थे? एक्चुअली मैम ये भी नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट थी कि भाई बिल्कुल ही टॉपर्स में थी, ये भी नहीं थी कि भी एवरेज भी नहीं थी। मतलब ब्रिलियंट और एवरेज के बीच में जो स्टूडेंट आता है मैं वो थी। और दूसरा मैम मैंने स्टार्टिंग में हॉस्टल में ही स्टे किया एक्चुअली, क्योंकि मेरे फादर का ये मानना था कि अगर किसी चीज़ की नींव मजबूत होती है तो आगे घर बहुत अच्छा हम बना सकते थे। तो सेम वही था, मैंने अपने पापा की इन चीज़ों को ध्यान में रखा, इन बातों में को ध्यान में रखा कि भाई मेरे को अपना बेस है वो क्लियर करना है। इट मीन्स मैंने अपना पूरा का पूरा फोकस अपनी स्टडी पे देना है ताकि मैं अपनी जो मेडिकल फील्ड है, जो नर्सिंग का फील्ड का जो बेस है वो मजबूत कर सकूं कि बाद में मेरे को प्रॉब्लम है वो फेस ना करनी पड़े। बिल्कुल, ये जो मैम ने बोला भाई बिल्कुल अच्छी चीज़ बोली। ये तो वही वाली चीज़ों की, जैसे हम बोलते हैं ना कि सपनों की ऊंचाई वही तय करता है जो उसे पाने की हिम्मत रखता है।
तो वही वाली बात है भाई, नींव मजबूत होनी चाहिए। तो मतलब आपके घर वाले काफ़ी सपोर्टिव थे, इससे हमें ये पता चल रहा है कि आपके घर वालों ने आपको बहुत सपोर्ट किया है। चलो, तो भाई हॉस्टल में रहने का जो मतलब है वो क्यों, हॉस्टल में क्यों रहना होता है, इसका ये है भाई आपका आने जाने का ट्रैवलिंग टाइम बच जाता है। जैसे हमारे साथ बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं जो फर्स्ट ईयर में है मैम, आप मानोगे नहीं, और वो अभी से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने शुरू कर दिया। मतलब हम लोग, हमारा जो टाइम हुआ करता था, हम तो पूरा हमने ग्रेजुएशन कर दी, उसके बाद भी हमारे माइंड में नहीं था कि हम कोचिंग ले ले, लेकिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अभी से उन्होंने कोचिंग लेना शुरू कर दिया। इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए, अब आप ये बताइए, चलो ठीक है, आपने नर्सिंग कर ली, फिर अब आगे क्या, आगे आपने क्या सोचा, आपने किस तरीके से एग्ज़ाम दिए, पहला एग्ज़ाम आपने कौन सा दिया और आपके साथ क्या रहा, वो आप हमारे साथ डिस्कस कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मेरा जो पहला एग्ज़ाम रहा था वो मैंने डायरेक्ट नोरसेट का ही दिया था। मैंने जो नोरसेट का एग्ज़ाम दिया था, बट ये था कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, जिसमें मैं उसमें सिलेक्शन में से 0.2 से मैं रह गई थी। मेरा जो फर्स्ट एग्ज़ाम था भाई नहीं हो पाया, तो वही है कि भाई फर्स्ट एग्ज़ाम है, अगर किसी सिर्फ पॉइंट्स की वजह से रह जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। मैं उस टाइम पे बहुत रोई कि भाई मैं कि मतलब ऐसा फील हुआ कि भाई जैसे आसमान से डायरेक्ट नीचे धरती पे आके पड़ी हूँ। तो मतलब ऐसा ही डिमोटिवेशन हमें फेस करना पड़ता है जब हम कोई अपना दिन रात किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में देते हैं और सिर्फ कुछ पॉइंटों से रह जाते हैं। तो फिर मैंने खुद में बहुत डिमोटिवेशन फील किया। बट वही बात है, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मेरे को ऐसे सपोर्ट किया है कि भाई मेरे को किसी और के सपोर्ट की नीड ही नहीं पड़ी। मेरे मदर फादर में मेरे को फ्रेंड्स भी मिले हैं, सपोर्टर भी मिले हैं, सब कुछ मिला है। वो एज अ मदर फादर की नहीं, मतलब एज अ मदर फादर ज़्यादा नहीं थे, बट मेरे साथ फ्रेंडली ज़्यादा थे कि भाई उनको ये पता था कि अब बच्चे को डिमोटिवेशन हो रहा है। तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि बच्चा ज़रूरी नहीं है कि भाई एक बार फेल हो गए तो लाइफ में हमेशा फेलियर देखना पड़ता है। और फेल का मतलब क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी कि वो मेरे सीखने का पहला पड़ाव था। और जो सीखता है वो गिरता भी है, वो खड़ा भी होता है। बट जो बार बार गिरता है, वो जो एकदम से खड़ा होता है, वो इतनी मजबूती से खड़ा होता है कि उसके बाद में कोई गिरा ही नहीं सकता है। मैम ने बहुत ही अच्छी बातें बोली हैं भाई। मैम 0.2 मार्क्स से रह गई हैं नोरसेट, फर्स्ट नोरसेट आफ्टर बीएससी जो मैम ने दिया है, मैम 0.2 मार्क्स से रह गई। मैम बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ कि आपको उस वक्त कैसा फील हुआ होगा। लिटरली जब इंसान दिन रात मेहनत करता है और वो 0.2 मार्क्स से रह जाए यार, मतलब जिसके साथ होता है ना, वही इंसान एक्सप्लेन कर सकता है कि उस वक्त उसको कैसा फील हुआ होगा। बट और उस वक्त मैम लिटरली आप बहुत लकी हैं कि आपको ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जो आपके साथ खड़े हैं, वरना ये वो टाइम होता है जब पेरेंट्स बोलते हैं कि यार तेरे से नहीं होगा, तू छोड़, तू अपना कुछ और कर ले। मतलब ऐसे पेरेंट्स करते हैं ऐसे टाइम पे। बट अब आजकल फिर भी पेरेंट्स बहुत मोटिवेटेड हो गए हैं, बच्चों को समझने लग गए हैं कि हाँ नहीं ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार सही। और वही फेलियर से ही आप सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में फेलियर मतलब आपने फेस किया है, तो इसका मतलब है आप अपनी सक्सेस की तरफ जा रहे हो और एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, और ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है। तो मैम आपने मतलब कितने नोरसेट दिए अब तक और मतलब जब आपके 0.2 मार्क्स से आप रह गए थे, तो उसके बाद आपका दिल क्या कि भाई मैं अगला नोरसेट दूंगी कि नहीं दूंगी? एक्चुअली मैम कभी मतलब इतना डाउनफॉल देखने के बाद कि भाई इतना डिमोटिवेट होने के बाद ऐसा मन किया कि भाई नहीं। पर वही बात है कि फादर सपोर्टिव थे, मदर सपोर्टिव थी। उन्होंने ये बोला कि कोई बात नहीं, एक ही तो एग्ज़ाम दिया है, एक एग्ज़ाम थोड़ी तेरी लाइफ डिसाइड करेगा, और भी आगे करो, आगे सक्सेस मिलेगी। भाई जब तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तुम पीछे वाला याद नहीं रखोगे, आगे वाला याद रखोगी कि भाई मैंने ये एग्ज़ाम दिया है और ये क्लियर हुआ है। तो मैम मैंने जो फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था वो मेरा नोरसेट ही था। बाद में GMCH में भी मेरा 0.6 से रहा। मेरे को फिर से वही चीज़ फेस करनी पड़ी। बट वही बात है, जिसके मदर फादर सपोर्टिव होते हैं उसको किसी के दूसरे तरफ, मतलब किसी के दूसरे के फेस की तरफ देखना नहीं पड़ता है कि भाई वो क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। दुनिया ने बहुत बोला कि भाई क्यों पैसा फूक रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों ये सारी चीज़ें कर रहे हो, बच्चे की शादी करा दो। मेनली तो यही रहता है कि बच्चे, लड़की फेल हो गई तो भाई शादी करा दूँ। बट ये मेरा लक है, ये मेरी किस्मत है कि मेरे मम्मी पापा इतने अच्छे हैं, उन्होंने दुनिया की नहीं सुनी और मेरे को वापस से खड़ा किया। और फिर मैंने अपना नोरसेट फिर से दिया और उसमें मैंने अपना मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ। बट ये था, और साथ के साथ मैंने हरियाणा CHO का भी दिया था, उसी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ। बट नोरसेट का ये था कि भाई वो काफ़ी दूर का मेरे को मतलब एम्स मिला था, और साथ के साथ CHO का भी। एक तो ये कि भाई खुद के घर में ही हमें जॉब मिल रही हो, दूसरा ये कि घर छोड़ के काफ़ी दूर जाना पड़ रहा हो। तो मेरे फादर्स ने यही ऑप्शन दिया कि भाई नियर बाय घर के ज़्यादा सही रहेगा। तो इसी वजह
से मैंने एज़ कम्पेयर टू एम्स मैंने हरियाणा CHO सेलेक्ट किया। किसी को तो ये भी लगेगा कि भाई इतना मतलब इतनी मेहनत की है तो भाई क्या होता, दूर का है कि भाई चूज़ कर लेते। बट जहाँ पे मम्मी पापा ने इतना सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे को एक बात बोली तो भाई उनका भी कहना मानना था। जब मम्मी पापा ने मेरे को इतना बोला, अगर मेरे को सक्सेस चाहिए तो और भी आगे मेहनत करूँगी। क्या हमारे यहाँ पे और भी फील्ड्स निकलती है और भी मतलब बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं, तो मैं अपना नियर बाय का सेलेक्ट कर लूँगी। बिल्कुल। चलो, मतलब आपका जो है नोरसेट में उसके बाद जो आपने दिया GMCH में आप 0.6 मार्क्स से फिर से रह गए और एक बार फिर से आपको डिमोटिवेशन को फेस करना पड़ा, फिर से फेलियर आपको फेस करना पड़ा। बट आफ्टर मल्टीपल फेलियर्स फाइनली आपको सक्सेस मिली और आपका नोरसेट में सिलेक्शन हुआ। आपको एम्स कौन सा मिला था? एम्स मंगलागिरी। एम्स मंगलागिरी में मैम का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन साथ में ही मैम का हरियाणा CHO में सिलेक्शन हुआ था, जो कि बिल्कुल इनके घर के करीब ही था। तो वही घर वालों ने बोला, एक तो आप घर छोड़ के इतनी दूर पर आए शहर में जाएंगे, इससे अच्छा है आप यहीं कर लीजिए और दोबारा नोटसेट दे देना अगर आपको आसपास में कहीं नोटसेट मिल जाता है। बट क्योंकि हरियाणा CHO भाई गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जो फायदे हैं वो तो मिल ही रहे हैं। बाकी जिस तरीके से मैम ने बार बार फेलियर को फेस करते हुए भी अपना एम, अपना टारगेट जो है ना, वो मैम ने नहीं छोड़ा। भाई बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, बिल्कुल अपना टारगेट मत छोड़ो। वो कहते हैं ना, बीता हुआ कल जो है वो आपके दिमाग में है, लेकिन जो आने वाला कल है ना, वो आप ही के हाथ में है। तो बिल्कुल भी भाई अपना जो आपका एम है, अपना गोल है, उसको सेक्रीफाइस मत करो किसी भी चीज़ के लिए, एक्सेप्ट योर फैमिली, बिकॉज फैमिली तो फर्स्ट प्रायोरिटी है ही, अगर वो इतने सपोर्टिव है। तो फाइनली आपका हरियाणा CHO में सिलेक्शन हुआ। आपके सपने, मतलब जिस दिन रिजल्ट आया, जिस दिन आपको पता लगा कि आपका हरियाणा CHO में सिलेक्शन हुआ है, उस दिन मतलब आपके चेहरे पे खुशी ही कुछ और होगी। तो आप ये बताइए कि आपकी लाइफ कैसी है आफ्टर हरियाणा CHO, और जब आपका सिलेक्शन हुआ तो मतलब आपकी फैमिली कितने खुश थे? एक्चुअली मैम, हमारी खुशी अपनों में ही बसती है, तो मेरे फैमिली के फेस पे जो खुशी मैं जो देखना चाहती थी कि भी मेरे को वो खुशी देखने को मिले कि हमारा बच्चा सक्सेस हुआ है, हमारा बच्चा का खुद का स्टैंड हुआ है। और मैम, मैं हरियाणा CHO की देखो जॉब है, इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है ना, इतना इजी है। ये है कि भाई अगर हम अपना काम को अच्छी तरीके से निभाएं तो अच्छा रहता है। तो मैंने वही है कि मेरी हरियाणा की CHO जॉब है, अच्छे स्मूथली चल रही है। उसके साथ साथ मैं अपनी प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। ये नहीं है कि सिर्फ मैं हरियाणा CHO पे रुक गई हूँ, मेरे को आगे भी अपने सपने पूरे करने हैं, तो मैं अभी भी जॉब के साथ साथ भी अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैम फिर अब आप ये बताइए कि अब आते हैं तैयारी पे, क्योंकि हमारे एस्पिरेंट्स जाना चाहते हैं भाई कैसे हम तैयारी करें जो हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारा नोरसेट में सिलेक्शन हो, हमारा CHO में, हमारा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो। तो उसके लिए भाई हम कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए और सिलेक्शन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है? जैसे कि आज हमारी थीम है थोड़ा डिसिप्लिन और थोड़ी कंसिस्टेंसी और आपका सिलेक्शन पक्का है, तो किस तरीके से तैयारी करें, कितने घंटे हम दें जो बच्चों का जो सिलेक्शन है उनको गवर्नमेंट जॉब, उनका सपना पूरा हो जाए? देखो मैम, तैयारी तो बहुत करनी पड़ती है जब भी हम किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। और जैसे हम नर्सिंग प्रोफेशन में, इसमें आजकल कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि हम जितने भी घंटे दें उतना कम है। बट ये है कि भाई ऐसा भी नहीं है 24 घंटे हमें सिर्फ स्टडी में देना है, कि भाई हमें पीस भी चाहिए, वेंटिलेशन भी चाहिए, और प्लस हमें क्वांटिटी के कंपैरिजन में हमें क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आपका माइंड सेट ये नहीं कि, क्योंकि सभी बच्चों का माइंड सेट एक नहीं होता कि भाई मैं कि वो 16 घंटे पढ़ रहा है तो मैं 16 घंटे नहीं पढ़ पा रहा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आप अपना माइंड सेट देखो कि भाई आपकी कैपेसिटी कितनी है, कि आप कितने आवर्स अपने स्टडी को दे सकते हो। आप क्वालिटी उठाओ एज कम्पेयर टू क्वांटिटी, कि भाई आप इतने, कोई ये है कि किसी, क्या पता किस बच्चे का मतलब किस बच्चे का दिमाग कितने देर में कौन सा टॉपिक कैप्चर करता है। क्या पता आपका दिमाग हो उस टॉपिक को 5 मिनट में कैप्चर कर लेता है और सामने वाले का 15 मिनट में कर लेता है, इस वजह से उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। आप अपना माइंड सेट देखिए, आप अपनी कैपेसिटी देखिए, उसके बिहाफ पे डिसाइड कीजिए कि भाई कितने आवर आपको अपनी स्टडी में देने हैं। मेनली मैम मेरे 15 to 16 आवर रहते थे लिटरली। एक बार कमरे में घुसने के बाद ये नहीं पता रहता था कि सुबह कब हुई, रात कब हुई। सिर्फ ये था कि थोड़ा बहुत वेंटिलेशन के लिए हम 1-8 घंटा हम बाहर निकलते थे। ऐसा नहीं भी बिल्कुल भी किताबी कीड़ा बनना था। अपनी नींद भी आराम से लो, मैंने अपनी नींद के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया लिटरली मैम, क्योंकि जब तक मेरी नींद नहीं पूरी होती थी भाई मेरा दिमाग काम नहीं करता था। अपनी नींद मैंने बहुत आराम से पूरी की है, और भाई अपना साथ के साथ मैंने क्वालिटी पे फोकस किया है। तो मैंने मेरे 15 to 16 आवर इतने मैक्सिमम रहते ही थे, इससे ज़्यादा नहीं हो पाते थे, क्योंकि भाई 4-5 घंटे की अपना नींद भी लेना ज़रूरी होता है। तो मैम फिर मैंने अपना साथ के साथ जो मैंने फर्स्ट नोट सेट दिया था मैम, वो मैंने अपनी जॉब के साथ ही दिया था, क्योंकि मैम मैं कॉलेज में पढ़ाती थी बच्चों को, मैंने टीच भी किया है हरियाणा CHO सिलेक्शन से पहले। मतलब जब मैंने अपना फर्स्ट नोट सेट दिया था वो मैंने अपने नर्सिंग ट्यूटर की मतलब बेस पे ही दिया था, क्योंकि जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो उससे पहले खुद
भी हम पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं हमारे क्या है मतलब हमारा जो लेवल है वो अपग्रेड होता है, क्योंकि बच्चे की मतलब मान लो कि आप 100 बच्चों को पढ़ा रहे हो, 100 टाइप के क्वेश्चन उनके दिमाग में राइज होते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को हम ऐसे निकाल सकते हैं या इस क्वेश्चन का हमें ऐसे आंसर देना है। तो मतलब बच्चों की बहुत अहमियत रही है मेरे इस चीज़ के लिए भी क्योंकि बच्चे ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। मैम आप क्या सोचोगी भाई कैसे क्या है, एक टाइम पे खुद का भी दिमाग हिल जाता है कि भाई ये भी इसका क्वेश्चन हो सकता था, ये ऐसे ही इसका जवाब निकलेगा। तो मतलब बच्चों का ऐसा नहीं है कि हम इसको नेगेटिव पॉइंट नहीं लेंगे, क्योंकि बच्चे हैं उनको सिखा हम रहे हैं, तो वैसे ही बच्चा अच्छा भी सोचेगा गलत भी सोचेगा। उसको ये नहीं पता भाई हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका ये जवाब ये है या नहीं भी है, वो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे बच्चे को सेटिस्फाई करना है या बच्चे को कैसे उस चीज़ का आंसर देना है इजी लैंग्वेज में, ताकि उसका जो टॉपिक है वो क्लियर हो। तो मैम जॉब के साथ चलो ठीक है, आपने जब जॉब नहीं की उस वक्त तो आप 15 से 16 घंटे दे देते। अब हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं बच्चे, उनको तो चलो भाई 15 से 16 घंटे आप लोग दे ही रहे हैं, लेकिन जैसे जॉब, अब जो जॉब वाले बच्चे हैं जो जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं वो कैसे तैयारी करें, और वो कितना मिनिमम टाइम तो उनको देना ही देना है जो उनके सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। देखो मैम, जॉब अगर कोई बच्चा जॉब कर रहा है तो वैसे वो दूसरी फील्ड में जॉब तो नहीं कर रहा होगा, वो खुद की फील्ड में जॉब कर रहा होगा, या तो फिर मतलब क्या होगा एज अ नर्सिंग ट्यूटर वर्क कर रहा होगा, एज अ क्लिनिकल वर्क कर रहा होगा, या फिर एज अ स्टाफ नर्स वर्क कर रहा होगा। यानी कि वहाँ पे भी हमारा सीखने का प्रोसेस जारी रहता है। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ भी रहे हैं, अगर हम कोई भी स्टाफ नर्स है कोई भी काम कर रहे हैं वहाँ से भी हमारी नॉलेज गेन हो रही है। ऐसा नहीं कि हम जॉब कर रहे हैं तो भाई सिर्फ पैसे कमाने के लिए, वहाँ से भी हम सीख रहे हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं 20 to 30% हमारी चीज़ें हैं, हमारे क्वेश्चंस हैं वहीं से क्लियर हो जाते हैं। बचते हैं कि भाई हमें जॉब के अलावा कितने आवर और देने चाहिए, मैक्सिमम हमें 7 to 8 आवर फिर भी देने चाहिए क्लियरली, ताकि क्योंकि हमारे थ्योरी का मतलब कम्प्लीटली कवर होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम 7 to 8 आवर में हम अपनी थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे कि डिसिप्लिन के साथ, प्लस अपनी क्या है रिवीजन मस्ट होती है कि भाई किसी चीज़ की रिवीजन है। ये नहीं कि भाई हम कोई एक्चुअली मैंने भी कई बार मल्टीपल रिवीजन की है, क्योंकि एक बार रिवीजन करने में ये नहीं है कि भाई एक बार रिवीजन कर लिया तो मेरे को दोबारा नहीं करनी है, नहीं करो, क्योंकि जो एग्ज़ाम लेता है उसका बहुत क्रिएटिव माइंड होता है। सिर्फ एक के भी हाँ एक ही बंदा क्वेश्चन नहीं बनाता है, हज़ारों दिमाग लगते हैं वहाँ पे कि भाई कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे, क्या बच्चा किस चीज़ को प्रायोरिटी देगा, कैसे क्या चीज़ें करेगा। तो मैम बेसिकली यही है कि हमें खुद के ये है कि भाई जॉब के ऐसा नहीं कि जॉब के साथ नहीं कर सकते, दो जितने आवर्स, फिर भी 7 to 8 आवर भी नहीं दे पा रहे हो भाई, जितने तुम मैक्सिमम आवर दे सकते हो उतना दो, बट ये कि 7 to 8 तो मिनिमम रहने ही चाहिए। बिल्कुल भाई, ये चीज़ तो मैं भी आप लोगों को बोलती हूँ, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जॉब भी आप अपनी ही फील्ड में कर रहे हैं। अगर आप क्लिनिकल फील्ड में कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिकल के टच में हैं, और अगर आप टीचिंग फील्ड में कर रहे हैं तो आप थ्योरी के टच में हैं। तो दोनों ही मायने में अगर आप देखो तो फायदा आपका ही है। तो जैसा मैम ने बताया भाई, मैम ने जब नोट सेट दिया था पहला, तो मैम ने जॉब के साथ तैयारी करके, आप देखो सिर्फ 0.2 से चलो यार रह जाता है इंसान, थोड़ा लक फैक्टर भी होता है भाई, एजुकेशन तो है ही, नॉलेज तो है ही, थोड़ा सा लक फैक्टर भी मायने रखता है। तो भाई ये थी कुछ ज़रूरी बातें। लास्ट में मैम आप बस ये बता दीजिए कि तैयारी करने के लिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 2-3 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपका सिलेक्शन करवाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आप अपनी मतलब बच्चों को अपनी थ्योरी है वो कवर अप करनी चाहिए, कंप्लीट थ्योरी होनी चाहिए भाई आपके पास से कि भाई ये सब्जेक्ट पे हम फोकस करें। देखो नर्सिंग में कंपटीशन में प्रिपरेशन करते हो तो हम सभी सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं। अपनी थ्योरी कंप्लीट करो, सबसे फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि भाई अपना डिसिप्लिन मेंटेन करो, कितने हमें आर थ्योरी को देने, इतने आर हमें मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन हैं उनको निकालने में देने हैं। और तीसरा मैम है हमारा रिवीजन पे रिवीजन करो। अब पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता होगा यार बोर हो गए, अब सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है और पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, ऐसा हो गया, सब कुछ दिमाग में छप गया है। बट आपको अपनी रिवीजन नहीं छोड़नी है, ना किसी चीज़ को लेके डिमोटिवेट होना है, हमेशा मोटिवेट रहिए, क्योंकि मोटिवेट रहेंगे तो आपके अपने सपनों तक पहुंच पाएंगे। जो भी आपने सपने देखे हैं, अगर आपने सपने देखे हैं तो उनको पूरा करने की हिम्मत भी रखिए आप। बिल्कुल, मैम ने बहुत अच्छी चीज़ें बोली है मैम ने। तो भाई सिलेक्शन करने के लिए 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी, मैम ने बोला भाई मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये दोनों चीज़ें जो है ये आपका सिलेक्शन करवाएगी, ये दोनों चीज़ें ही बहुत ज़रूरी है। और ये दोनों चीज़ें आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करनी है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आज आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है आप चलो यार 4 दिन बाद कर लेंगे, नहीं, कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी
आप ये देख लो, अभी ये आपकी की है सक्सेस के लिए। आप कंसिस्टेंसी रखिए, आप डिसिप्लिन रखिए कि भाई मेरे को इतना कंटेंट कवर करना ही करना है, मेरे को इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही करनी है, इतना मेरे को रिवीजन करना ही करना है। तो ये था भाई आप लोगों के लिए एक सेशन। सिलेक्शन तो होना ही है, सिलेक्शन तो कहाँ जाएगा, सीट तो एक ही चाहिए, चाहे जितनी मर्जी वैकेंसी हो, आपको एक सीट चाहिए। सिलेक्शन आपका होना है, आपको सिर्फ तैयारी करनी है। आप अपना काम कीजिए, सीट आपको अगले दे देंगे। तो आप कीजिए यार तैयारी, अपना एम जो है उसको बिल्कुल क्लियर रखिए, फालतू की चीज़ों को इग्नोर कीजिए, ऐसी चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उन चीज़ों को इग्नोर कीजिए, और भाई आप अपना सिलेक्शन जो है ले सकते हैं। वैकेंसी दुनिया भर की निकल ही रही है। तो ये था भाई एक सेशन आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए और मैम की कहानी बताने के लिए, क्योंकि मैम ने वो सारी चीज़ें फेस की है जो हम लोग फेस करते हैं। हम फेलियर भी फेस करते हैं, हम सिलेक्शन भी फेस करते हैं, जॉब के साथ भी तैयारी करी है भाई, खाली बैठ के भी तैयारी करी है, सारी चीज़ें करके देख ली है, एंड एट द एंड मैम ने सिलेक्शन भी ले लिया। मैम का नोट सेट भी क्रैक हुआ, मैम का CHO भी क्रैक हुआ, और अभी मैम आराम से अपना जो है अपना CHO की जॉब भी कर रहे हैं और साथ में तैयारी भी कर रहे हैं। आप देख रहे हो विद गवर्नमेंट जॉब तैयारी भी अभी भी चल रही है, क्योंकि अभी सपने पूरे नहीं हुए, अभी उनको और पूरा करना है। तो चलिए भाई, ये था मैम के साथ हमारा एक सेशन। थैंक यू सो मच मैम आपका आने के लिए और अपनी जो जर्नी है वो हमारे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करने के लिए। आई रियली होप कि इन लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिले और ये लोग और मोटिवेट हो भाई हम लोगों को किस तरीके से तैयारी करना है। बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू सो मच मैम मेरे को भी ये मौका देने के लिए। तो बच्चों ये थी मैम की कहानी जो आपने मेरे साथ देखी। आई होप आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन तो मिली ही होगी। तो हमेशा मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ये याद रखिए कि फेलियर जो है ना वो आपको पीछे नहीं खींचेगा, फेलियर आपको आगे ही लेकर जाएगा। क्योंकि अगर आप जब तक आप फेलियर फेस नहीं करोगे ना, आप जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ोगे। आप गिरोगे, आप उठोगे, आप आगे बढ़ोगे, गिरोगे, उठोगे, आगे बढ़ोगे। तो फेलियर की वजह से कभी डीमोटिवेटेड अपने आप को मत फील कीजिए कि यार मेरा CRE में नहीं हुआ, मेरा DSSB में नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या। कोई बात नहीं यार, नर्सिंग का फील्ड है ना, कितनी सारी वैकेंसीज हैं, तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा ना। तो बस हिम्मत रखिए। मैंने आपको बोला है ना कि आपके सपने आपके हाथों में हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर सकते। तो आप बस मेहनत करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप भी अपने लिए मेहनत करिए, अपने घर वालों के सपनों को पूरा कीजिए। बस 2 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में याद रखिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, एक तो डिसिप्लिन और एक कंसिस्टेंसी। अपने साथ लापरवाही मत करिए। लोगों के साथ हम कर देते हैं, लेकिन अपने साथ लापरवाही मत करिए कि अरे छोड़ यार, कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी, अरे आज शादी में जाके आते हैं। मतलब अपने साथ, अपने फ्यूचर के साथ लापरवाही मत करो। अच्छे से मतलब एकदम कंसिस्टेंसी के साथ आप तैयारी करने जुड़ जाओ, बैठ जाओ। अगर अभी तक शुरू नहीं किया, आज से शुरू कर दो। जो बच्चे BSc कर रहे हैं, अगर वो 3rd 4th ईयर में हैं, 3rd ईयर से आप तैयारी करना शुरू कर दो, ताकि जैसे ही आपकी BSc हो वैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, एंड आई रियली होप कि आपको मोटिवेशन मिला होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नर्सिंग अड्डा 24/7। थैंक यू।